हेलो फ्रेंड्स, तो आज एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन एंड मोटिवेशन में। आज हम फिर से आपके लिए एक नया इंटरव्यू का एक्सपीरियंस लेके आए हैं और आज जिनसे हम बात करने वाले हैं डॉक्टर नुमान जी से हम बात करेंगे, जो कि हैदराबाद के रहने वाले हैं। तो आपको बता दें कि इन्होंने यहाँ पे 2014 में यहाँ पे आरआरआई में पीएचडी ज्वाइन की थी और 2020 में इन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की और अभी इनको बाहर पोस्ट डॉक भी मिल गई है। तो लेकिन पेंडेमिक सिचुएशन है कोविड की, जिसकी वजह से ये नहीं जा पा रहे हैं। तो आज ये अपनी पूरी पीएचडी का आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि पीएचडी में किस तरह से उतार चढ़ाव आते हैं, किस तरह से लाइफ चलती है, वो सब। तो आप हमारी इस वीडियो के साथ बने रहना। अगर आपको आरआरआई के बारे में पूरी जानकारी लेनी है, वो आपको पूरी चीजें बताएंगे, किस तरह की वहाँ का पीएचडी लाइफ है, पीएचडी लाइफ कैसे चुने, रिसर्च टॉपिक कैसे चुने, पेपर्स पब्लिश कैसे करें, क्योंकि वो अच्छे से मेहनत करके काफी कम टाइम में अपनी पीएचडी कंप्लीट की इतने अच्छे इंस्टीट्यूट से। और वो आपको डिटेल में सारी चीजें समझाएंगे कि आरआरआई में क्या, आरआरआई की पीएचडी के क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं। वो खुल के यहाँ पे बात करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे केवल पीएचडी की बढ़ाई की जाएगी। जो जो बुराइयां हैं वो भी आपको बताई जाएंगी, जो ड्रॉबैक्स हैं वो भी आपको बताए जाएंगे, जो अच्छी चीजें हैं वो भी आपको बताई जाएंगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम चलेंगे नुमान जी के पास। उससे पहले एक बात बोल दें कि अगर आप इस तरह के इंटरव्यूज के साथ बने रहना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, हम इस तरह के इंटरव्यू इसलिए डालते हैं जिससे कि आप जब उस फील्ड में एंटर करने वाले हो तो आप उस फील्ड को अच्छे से जान लो, आप उस फील्ड में आपको ये पता रहे कि आप उस फील्ड के लिए बने हुए हो या नहीं। ठीक है, जो गलतियां आपकी सीनियर्स ने की वो गलतियां आपसे ना हो। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम चलेंगे अब नुमान जी के पास। तो मेरा नाम नुमान है। मैं पिछले 6 साल से आरआरआई में पीएचडी कर रहा हूँ अपनी, और पिछले साल मैंने ख़त्म की है फाइनली। और अभी मुझे पोस्ट डॉक ज्वाइन करना है कनाडा में, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू ब्रंसविक में। लेकिन कोविड और पैंडमिक के चलते मैं अभी जा नहीं पा रहा हूँ। तो उम्मीद ये है कि इस साल के अंत तक में भी शायद अक्टूबर नवंबर तक हो जाए तो चला जाऊँगा। और मैं दिलीप का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उसने ये कॉन्वर्सेशन बनाया है यहाँ पे। और अगर आपको आरआरआई के बारे में सुनना है तो अंत तक सुनिए, और हम इसी बारे में आज बातचीत करेंगे कि आरआरआई का एक्सपीरियंस कैसा रहा और पिछले 6 साल में हमने क्या क्या देखा, क्या क्या किया। अच्छा नुमान जी, ये बताइए कि जो आरआरआई है ये आपका टोटली रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब आपने एक हैदराबाद यूनिवर्सिटी से पीएचडी की, उसके बाद जितना मुझे पता है जो इंडिया में क्रेज है वो आईआईटीज का है या फिर आईएससी का है। आरआरआई का नाम मतलब इतना जल्दी आता नहीं है। हाँ जो लोग जेस्ट वगैरह के बारे में जानते हैं वो लोग आरआरआई के बारे में जानते हैं। तो आपको जी आरआरआई जी। के बारे में मतलब कैसे पता चला, आपको आपने कैसे डिसाइड किया कि आप आरआरआई से पीएचडी करने वाले हो? तो आपने यहाँ पे कई क्वेश्चन पूछ लिए, तो मैं पहले बोल दूंगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से मैंने एमएससी किया है। तो यूनिवर्सिटी की लाइफ भी देखी है काफ़ी। और आरआरआई का लोग नाम इसलिए नहीं जानते हैं क्योंकि आरआरआई बहुत ही छोटा इंस्टीट्यूट है बेंगलोर में। तो और आरआरआई में कोई बैचलर्स या मास्टर्स का प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ पीएचडी प्रोग्राम है, और सिर्फ फिजिक्स का पीएचडी प्रोग्राम है। लेकिन ये तो हम कह सकते हैं कि वो सिर्फ एरिया वाइज छोटा है, फिजिक्स वाइज नहीं। हाँ, ये आप कह सकते हैं। तो असल में आरआरआई बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट्स है इंडिया का। इसको 1948 में रमन ने इस्टेब्लिश किया था। तो उस सेंस में ये काफ़ी पुराना और काफ़ी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। लेकिन आप सुनेंगे नहीं इसके बारे में, क्योंकि जो मैंने बताया कि आप बैचलर्स वगैरह इसमें प्रोग्राम नहीं होते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो आपने पूछा कि आईआईटी या एनआईटी या ये रिसर्च इंस्टीट्यूट से कैसे कंपेयर किया जाएगा, तो इसके बारे में तो मैं ये बोलूँगा कि रिसर्च इंस्टीट्यूट ज़्यादा फोकस होते हैं। मतलब कि उसमें एक स्पेसिफिक फील्ड होता है या कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स होती हैं। तो उसमें पीएचडी स्टूडेंट्स, रिसर्च असिस्टेंट्स और फैकल्टी जो भी होते हैं, इनका मेन जो ड्यूटी होता है वो रिसर्च से रिलेटेड होता है। यूनिवर्सिटीज़ और आईआईटीज़ वगैरह में क्योंकि टीचिंग एक्सेट्रा ये सब चीज़ें भी होती हैं, बैचलर्स मास्टर्स काफ़ी टीचिंग प्रोग्राम्स होते हैं। तो एज ए पीएचडी स्टूडेंट भी आपका काम थोड़ा ज़्यादा होता है, इन द सेंस कि आपको टीए वगैरह करना पड़ेगा, टीचिंग असिस्टेंट आपको बनना पड़ेगा। हर सेमेस्टर या हर साल आपकी ड्यूटी होती है, डिपेंडिंग ऑन आप कौन से इंस्टीट्यूट में हो। तो हमारे यहाँ क्योंकि ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये सब ड्यूटीज़ हमको एक्स्ट्रा नहीं होती हैं। हमारा काम सिर्फ रिसर्च से रिलेटेड होता है।
एक और मेजर डिफरेंस ये भी होता है कि यूनिवर्सिटीज़ और आईआईटीज़ वगैरह में आपको फ़ीस देनी पड़ती है हर साल, हर सेमेस्टर। छोटे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में ये सब नहीं होता है, जो जो आपकी फेलोशिप होती है वो सारी आपके पास ही आएगी, आपको अलग से फ़ीस वगैरह नहीं देनी पड़ती है। तो ये दो जो हैं, मतलब ऊपर ऊपर से बोलें तो ये डिफरेंसेस हैं। अच्छा नुमान जी, मैंने भी आरआरआई का इंटरव्यू फेस किया था मेरे टाइम हाँ। पे, और मेरा वहाँ हो भी गया था, लेकिन आईएससी में भी हो गया था, तो मैंने आईएससी को हम्म। लेना प्रेफर समझा। लेकिन आरआरआई का मैंने मुझे अच्छी चीज लगी कि वहाँ अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो जी पीएचडी के लिए, तो वहाँ आपको खाना भी देते हैं। जी जी। हाँ, वहाँ आपको तो खाना भी देते हैं, वहाँ आपको रेगुलरिटी बिस्किट्स हाँ वगैरह सब कुछ देते रहते हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ, ये तो मुझे मतलब मैंने कोई और इंस्टीट्यूट नहीं देखा जहाँ पे आपको ये सारी फैसिलिटी तो मिलती हो। इसके इसके बारे में एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आरआरआई मतलब वन ऑफ द फ्रेंडलीएस्ट इंस्टीट्यूट्स है आई थिंक इंडिया में। और फ्रेंडली का मतलब स्टूडेंट फ्रेंडली। तो जैसे जैसे आपने बोला कि आपको पहले दिन ही जब आप इंटरव्यू जाएंगे तो आपको बढ़िया खाना मिलेगा, ऐसे भी नहीं कि कुछ छोटा मोटा खिला देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये बात तो है कि आरआई बहुत ही स्टूडेंट फ्रेंडली इंस्टीट्यूट है। और इवन जो आपको बाकी फैसिलिटी मिलेंगी आरआई में, जो मेस फैसिलिटी मिलेगी, जो और जैसे आपको बुक ग्रांट वगैरह मिलेगा, आपको इवन आपको बुक और पेन और कंप्यूटर्स इस टाइप की चीज़ों को आपको खुद खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सब इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है। तो आपके जेब से मतलब खर्चा बिल्कुल मिनिमम है। और आरआरआई में ये इवन जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रिलेशन है, जो आपका मेस या कुक्स के साथ रिलेशन है, ये सब बहुत ज़्यादा ओपन और फ्रेंडली है, जो मैंने ज़्यादा बड़े इंस्टीट्यूट्स में नहीं देखा है। जी, मेरा भी वहाँ पे इंटरव्यू का एक्सपीरियंस जो था बहुत अच्छा था। तो चलिए नुमान जी, जो इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में आपने जो एंट्री ली, आप उस इंस्टीट्यूट का हिस्सा बने, तो वो कौन सा एग्जाम था जिसके थ्रू आप वहाँ पे गए? तो आरआरआई में एंट्री लेने के लिए 3 एग्ज़ाम वैलिड हैं। एक है जेस्ट, एक है सीएसआईआर का जो जेआरएफ का एग्ज़ाम होता है, और एक है सब्जेक्ट जीआरई जो कई इंस्टीट्यूट इंडिया में नहीं लेते हैं बट आरआरआई लेता है। तो अगर आप कहीं बाहर अप्लाई कर रहे हैं पीएचडी के लिए, तो अगर आपने सब्जेक्ट जीआरई दिया हुआ है तो उसको आप लेके आरआरआई में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने तो जेस्ट के थ्रू एंट्रेंस लिया था आरआरआई में, बट आप इन तीनों में से कोई भी एग्ज़ाम के थ्रू ले सकते हैं। हर एग्ज़ाम का अपना कट ऑफ होता है, जो आरआरआई हर साल अलग कट ऑफ रिलीज़ करता है। तो अगर आपका रैंक उस कट ऑफ के अंदर है तो आप आरआरआई में ऑटोमेटिकली आपको मेल किया जाएगा कि आप इंटरव्यू के लिए आ जाइए। ओके, अदरवाइज आप अप्लाई भी कर सकते हो, है ना? अप्लाई आप कर सकते हैं, बट अगर आपका कट ऑफ के अंदर रैंक नहीं है तो वो लोग आपको फिर रिस्पॉन्ड या तो नहीं करेंगे या तो मना कर देंगे। लेकिन नुमान जी, जितना मुझे पता है, वो शायद अगर आपका जेस्ट में आपने एग्जाम दिया तो जेस्ट के बेसिस पे वो आपको कॉल करेंगे। जेआरएफ के लिए आपको खुद से फॉर्म भरना पड़ेगा। जेआरएफ के लिए आपको सेपरेटली भरना पड़ेगा, ये सही बोल रहे हैं। तो अगर ये अभी आरआरआई के अंदर हमारी 4 स्ट्रीम है, जी उनके जी। बारे में आप थोड़ा बताओगे कि यहाँ किस किस फील्ड में काम होता है, इन 4 हाँ स्ट्रीम्स को कैसे कैसे डिवाइड किया गया है, पूरे हाँ। इंस्टीट्यूट को उन्होंने 4 स्ट्रीम्स में डिवाइड किया है, तो और किस तरह की रिसर्च यहाँ पे की जाती है इन फील्ड्स के अंदर? हाँ, तो आरआरआई में जो है 4 स्ट्रीम है जैसा आपने बोला। तो मेरी खुद की स्ट्रीम है थियोरेटिकल फिजिक्स, तो मैं उससे स्टार्ट कर सकता हूँ। तो थियोरेटिकल फिजिक्स में आरआरआई में जो है लोग स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में काम करते हैं, और क्वांटम ग्रेविटी में काम करते हैं, क्लासिकल ग्रेविटी में काम करते हैं, और नॉन इक्विलिब्रियम स्टैटमैक में काम करते हैं। तो थियोरेटिकल फिजिक्स छोटा सा डिपार्टमेंट है, इसमें 5 फैकल्टी हैं अभी फ़िलहाल। और जैसे कि अब इन सब चीज़ों में से आपको अगर कोई भी चीज़ में इंटरेस्ट हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा आरआरआई का डिपार्टमेंट है एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। उसमें एक्चुअली आरआरआई का एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट बहुत फेमस है इंडिया में, मतलब टीआईएफआर और इसरो के बाद आरआरआई ही आता है। तो उसमें जो है रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, गैलेक्टिक डायनामिक्स, और इसरो के साथ टाई अप के थ्रू इन्होंने काफ़ी रिसेंट प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जिसमें जैसे पोलराइजेशन मेजरमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, अभी रिसेंटली ग्रेविटेशनल वेव से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। तो आरआई में और कॉस्मिक रेज और न्यूट्रिनोज से रिलेटेड काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं। तो एस्ट्रोफिजिक्स डिपार्टमेंट काफ़ी डाइवर्स डिपार्टमेंट है, और अगर आपको एस्ट्रोफिजिक्स में इंटरेस्ट है तो आप आरआई का एस्ट्रोफिजिक्स डिपार्टमेंट चेकआउट कर सकते हैं। तीसरा डिपार्टमेंट है लाइट एंड मैटर फिजिक्स। इसमें लोग जो हैं 2 स्ट्रीम्स में काम करते हैं, एक है एटम ट्रैपिंग और आयन ट्रैपिंग से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स, एक है क्वांटम इंफॉर्मेशन से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स। दोनों चीज़ें आरआई में अवेलेबल हैं। चौथा डिपार्टमेंट है सॉफ्ट कंडेंस मैटर। सॉफ्ट कंडेंस मैटर में लोग लिक्विड क्रिस्टल से रिलेटेड काम करते हैं, और सरफेस की स्टडी, और जैसे
क्रैक्स और सरफेस से रिलेटेड डिफॉर्मिटीज़ की स्टडी, वेरियस मटेरियल्स और वेरियस लिक्विड्स और फ्लूइड्स की स्टडी लोग करते हैं। तो ये है सॉफ्ट कंडेंस मैटर। तो ये 4 डिपार्टमेंट्स हैं आरआरआई में। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप वेबसाइट पे और डिटेल देख सकते हैं। अच्छा नुमान जी, यहाँ पे जो फॉर्म है वो साल में जैसे जी। बाकी इंस्टीट्यूट में आता है, दोनों बार साल में फॉर्म निकलता है या साल में एक बार फॉर्म निकलता है पीएचडी के लिए? तो ये साल में एक बार तो निकलता ही है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पहली बार में जब जैसे जो अप्रैल मई का जो सेशन होता है उसमें अगर इनफ लोग नहीं आए तब ये लोग दिसंबर में दोबारा निकालते हैं फॉर्म। तो वो डिपेंड करता है ईयर टू ईयर। वो अगर आपको देखना हो तो आप वेबसाइट पे अपडेट रहिए तो आपको पता चलेगा। ओके, तो नुमान जी इसमें केवल हम फिजिक्स से ही अप्लाई कर सकते हैं या किसी और, अगर आपका अगर कुछ और बैकग्राउंड है, केमिस्ट्री है या कोई और है, मैथमेटिक्स है, तो उससे भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं? उसके बारे में थोड़ा। हाँ, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं दूसरे बैकग्राउंड से। जैसे जो मैंने सॉफ्ट कंडेंस मैटर के बारे में बताया उसमें लोग केमिस्ट्री बैकग्राउंड वाले भी आते हैं। तो कुछ उसमें लोग हैं जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री के इंटरसेक्शन पे काम करते हैं, तो उसमें आप अगर अप्लाई करेंगे तो आपको चांस रहता है। मैथमेटिक्स से आए हुए लोग थियोरेटिकल फिजिक्स में भी आ जाते हैं काफ़ी टाइम, तो वो एक स्ट्रीम है जो आप इंटरडिसिप्लिनरी कुछ काम कर सकते हैं। एक और जो है, अगर आप बीटेक से आए हैं तो कई बार बीटेक से बहुत लोग डायरेक्ट पीएचडी में आते हैं क्योंकि बीटेक वालों को एमएससी रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो ये आप चेक कर सकते हैं। तो बीटेक से कई लोग जो है फिज़िक्स में आते हैं, तो ये एक बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से। और आरआरआई में इंस्ट्रूमेंटेशन का काफ़ी काम होता है, स्पेशली जो एस्ट्रोफिजिक्स डिपार्टमेंट है उसमें काफ़ी इंस्ट्रूमेंटेशन का काम होता है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या आईटी से बीटेक से आ रहे हैं तो आपके लिए उधर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको मिलेंगी। ओके, तो नुमान जी यहाँ पे चलिए एडमिशन होने के बाद यहाँ पे जो कोर्स वर्क होता है वो किस तरह का होता है? कोर्स वर्क में मतलब किस तरह के कोर्सेज यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं? मतलब मिनिमम सीजीपीए क्राइटेरिया क्या आपको रखना पड़ेगा यहाँ पे पीएचडी में कंटिन्यू रखने के लिए, उस सब के बारे में, क्योंकि अलग अलग इंस्टीट्यूट का एक अलग अलग क्राइटेरिया इसमें होता है। तो कोर्स वर्क का ऐसा है कि आरआरआई में आपको पहले 2 सेमेस्टर जब आप आते हैं तो कोर्स वर्क करना पड़ता है। और हर सेमेस्टर में आपको 3+3 पहले सेमेस्टर में और 3 दूसरे सेमेस्टर में आपको कोर्स लेने पड़ेंगे। आपको ओवरऑल जो है 9+9 18 क्रेडिट चाहिए। तो या तो अगर आप पहले ही में स्प्लिट कर लें, पहले बार में 4 ले लें, दूसरी बार में 3 ले लें, वो सब भी आप कर सकते हैं। और कोर्स वर्क का यूजुअली काफ़ी फ्लेक्सिबल सिस्टम है। तो बेंगलोर के किसी भी इंस्टीट्यूट में आप कोर्स अटेंड कर सकते हैं। सिर्फ आपको आरआरआई में ही कोर्स करना, आरआरआई कुछ कोर्सेज ऑफर करता है, बाकी आईएससी भी है यहीं पे, एनसीबीएस है, आईसीटीएस है, तो लोग यहाँ भी कोर्सेज करते हैं मतलब उनके चॉइस के हिसाब से और उनके गाइड के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से। तो कोर्स वर्क का रिक्वायरमेंट काफ़ी सिंपल है। 8 जो है ओवरऑल टोटल 8 होता है सीजीपीए, उसमें से आपको चाहिए 5.5 क्वालिफाई करने के लिए, जो ज़्यादा मुश्किल होता नहीं है अक्सर, क्योंकि कोर्सेज में ग्रेडिंग काफ़ी सिंपल होती है। तो 5.5 कोई डिफ़िकल्ट ग्रेडिंग नहीं होती है। तो कोर्स वर्क काफ़ी स्मूथ प्रोसेस है आरआई में वो। तो आपको मिनिमम यहाँ पे 4 कोर्स करने होते हैं या नहीं, 5 मिनिमम होते हैं। ओके, मिनिमम 5 कोर्स, लेकिन आइडियली लोग 6 कर लेते हैं, तो 3 पहले सेमेस्टर में और 3 दूसरे सेमेस्टर में, बट 5 में भी आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको टॉप जो आपके 5 कोर्सेज होंगे आपको 5.5 सीजीपीए बनानी होगी आउट ऑफ 8। हाँ हाँ, अगर आपको पीएचडी कंटिन्यू रखनी है तो। जी जी जी। ठीक है, उसके बाद जो आपका यहाँ पे कॉम्प्री होता है वो किस हिसाब से होता है? तो कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम जो होता है वो सेकेंड ईयर में होता है यूजुअली, आपके कोर्स वर्क के होने के बाद। तो सेकेंड ईयर तक सिचुएशन आपकी ऐसी होती है कि आपने ऑलरेडी किसी से सुपरवाइज़र से बात की होती है, तो आपको आइडिया होता है कि आप किसके साथ ज्वाइन करना चाहते हो। और आप, क्योंकि वो सेकेंड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में होता है यूजुअली, तो आपने थोड़ा बहुत कुछ काम स्टार्ट किया होगा या प्रोजेक्ट स्टार्ट किया होगा। तो कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम में जो है आपका जो कोर्स वर्क होता है उसका एग्ज़ाम होता है, प्लस जो भी आपने थोड़ा बहुत अगर कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है तो उसका एग्ज़ाम होता है। और आरआरआई में एक्चुअली एक बहुत अच्छी फ्लेक्सिबल बात यह है कि आपका जो कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम है उसका सिलेबस आप खुद डिफाइन कर सकते हो। तो अगर आपने जैसे 6 सब्जेक्ट का कोर्स वर्क किया है और अगर आपको 2 सब्जेक्ट उसमें से नहीं चाहिए एग्ज़ाम में, तो आप अपने आप से डिफ़ाइन कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि मुझे यही 4 सब्जेक्ट में ही टेस्ट करना है। तो ये काफ़ी फ्लेक्सिबल ऑप्शन होता है, तो इसकी वजह से लोग आराम से अपना वो कि हम क्या प्रिपेयर करना चाहते हैं एग्ज़ाम के लिए वो खुद बता सकते हैं।
और कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम में जो है एक आपके जो प्रोस्पेक्टिव सुपरवाइज़र हैं वो रहेंगे, और 2 इंटरनल फैकल्टी मेंबर रहेंगे आरआरआई के, और एक एक्सटर्नल मेंबर रहेगा जो यूजुअली या तो आईएससी से या तो एनसीबीएस या तो आईसीटीएस से बुलाया जाता है। तो 4 लोग होते हैं टोटल, और आपको छोटा सा एक प्रेजेंटेशन देना पड़ता है 15-20 मिनट का, और उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर सेशन चलेगा। और ये काफ़ी आरआरआई में फ्रेंडली होता है, मतलब कोई आपको यहाँ पे परेशान नहीं करेगा, कोई आपके पीछे नहीं लगेगा कि आपको ये क्यों नहीं आता है। लोग आपसे खुद पूछेंगे कि आप किस टॉपिक पे बोलना चाहते हैं, फिर उसके ऊपर ही आपको क्वेश्चन करेंगे। तो काफ़ी कंफर्टेबल और काफ़ी रिलैक्स्ड माहौल होता है। अच्छा, तो नुमान जी, जैसे हमारे आईआईटीज वगैरह का जो कॉम्प्रिहेंसिव का जो माहौल है कि वहाँ पे पहले एग्जाम होता है, जैसे अगर आईआईटी दिल्ली की बात करें तो पहले वहाँ गाइड खुद एग्जाम लेगा, फिर एक दूसरा एग्जाम होता है, फिर प्रेजेंटेशन होता है। तो मतलब ऐसा यहाँ नहीं है, यहाँ केवल एक प्रेजेंटेशन होगा, वो भी छोटा सा है, वो भी फॉर्मेलिटी है, और रिटन एग्जाम बिल्कुल नहीं है। और अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम में सक्सेसफुली क्लियर नहीं भी करेंगे तो आपको एक और चांस भी मिलेगा। 1 महीने का आपको गैप दिया जाएगा, तो आप 1 महीना और टाइम ले लीजिए और आपका दोबारा कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम भी होगा, अगर आप पहली बार में नहीं क्लियर कर पाए तो। ओके, मतलब बिल्कुल फ्रेंडली है, अगर आप थोड़ा भी इसको सिंसियरली लोगे तो आप आराम से क्लियर कर पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आपका जो आपके सुपरवाइज़र जिसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर उनके साथ आपका बात हो चुका है, अगर उनके साथ आपका तालमेल अच्छा है, तो यूजुअली कॉम्प्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, हाँ, पीएचडी का मतलब रिलेशनशिप भी होता है कि आपके रिलेशंस, आप लोगों से रिलेशन कितने अच्छे से बना रहे हो। जी जी बिल्कुल। ओके, तो नुमान जी, मतलब अब यहाँ पे कॉम्प्री हो गया तो 2 खुशियां एक साथ हो जाती हैं, कॉम्प्री भी पास हो जाता है और हम जेआरएफ से एसआरएफ में कन्वर्ट भी हो जाते हैं। तो आप छोटे भाई बहनों को बता दीजिए जिनको पता नहीं है कि जेआरएफ और एसआरएफ क्या है थोड़ा। ओके, तो जब आप पीएचडी में आते हैं तो 2 लेवल होते हैं पीएचडी में। पहले 2 साल जो आपके होते हैं वो उसको बोलते हैं जेआरएफ, यानी जूनियर रिसर्च फेलो। उसके बाद जो अगले 3 साल होते हैं, तो पीएचडी का टोटल ड्यूरेशन जो आपका फेलोशिप का ड्यूरेशन होता है वो 5 साल होता है। तो दूसरे जो बाकी के 3 साल होते हैं उसको बोलते हैं सीनियर रिसर्च फेलो। तो जब आपकी कॉम्प्री क्लियर हो जाती है तो आप जेआरएफ से एसआरएफ चले जाते हैं। और जब आपका ये होता है तो एक तो आप परमानेंटली इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्टर हो जाते हैं पीएचडी प्रोग्राम के अंडर, और दूसरी बात ये होती है कि आपकी जो फेलोशिप का अमाउंट होता है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो जो जेआरएफ का अमाउंट है वो थोड़ा सा कम होता है, एसआरएफ कुछ 8-10 हज़ार का फ़र्क है दोनों अमाउंट में। तो ये आपका जो है मतलब प्रोग्रेस हो जाता है इस तरह से आफ्टर द कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम। ओके, तो नुमान जी, आप फेलोशिप कितनी मिलती है तो जेआरएफ और एसआरएफ की? तो जेआरएफ की तो जहाँ तक मुझे लास्ट अपडेट पता है, जेआरएफ की फेलोशिप होती है 27,000, और एसआरएफ की फेलोशिप होती है 35,000, और इसके ऊपर से आपको 24% एचआरए भी मिलता है। जो ये 27 और 35 पे 24% एक्स्ट्रा मिलता है। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो वो एचआरए कट जाएगा आपका, और अगर आप बाहर रहते हैं तो आपको वो अलग से मिल जाएगा। लेकिन अभी उसको अपडेट करके 31 और 35 में कन्वर्ट कर दिया गया है ना? हाँ, तो ये आपके पास नई इन्फॉर्मेशन है। हाँ, तो ठीक है नुमान जी, अभी चलिए हमारा कॉम्प्री भी हो गया, कोर्स वर्क भी हो गया, अभी हम एसआरएफ बन चुके हैं। हाँ, तो अब बच्चों को जो टेंशन आती है वो टेंशन आती है कि भाई अब रजिस्टर्ड तो हो गए, लेकिन अब पेपर पब्लिश करने पड़ेंगे तभी पीएचडी मिलेगी। तो आप थोड़ा बताओगे कि पेपर्स को जो प्रेशर है कि भाई कितने पेपर पब्लिश करने होते हैं, पेपर्स का क्या क्राइटेरिया होता है पीएचडी के लिए कि आपको इतने पेपर पब्लिश करने पड़ेंगे तो ये आपको पीएचडी मिलेगी। और आपको पेपर पब्लिकेशन करनी है तो आप उसके लिए किस तरह से स्टडी करें, किस तरह से रिसर्च टॉपिक उठाएं, किस तरह से उसमें प्रोसीड करें, उसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन। तो आरआरआई का ये है कि आरआरआई की जो डिग्री है, आरआरआई डिग्री खुद नहीं देता है, आरआरआई की डिग्री जेएनयू दिल्ली से आती है। तो जो पेपर का पीएचडी के लिए क्राइटेरिया है वो भी जेएनयू का क्राइटेरिया है, जिसका मतलब ये है कि जेएनयू जो है एक पेपर पे आपको पीएचडी सबमिट करना अलाउ करता है। तो इसका मतलब है कि अगर आपने एक पेपर लिख के सबमिट भी कर दिया है, पब्लिश नहीं भी हुआ है, तो आप अपना पीएचडी थीसिस सबमिट कर सकते हैं। तो अब ये बात कि आप कैसे पेपर लिखेंगे, कैसे सबमिट करेंगे, ये सब तो आप जब काम करना स्टार्ट करेंगे, जब आपको अपने गाइड के साथ डिस्कस करके आप अपना टॉपिक चूज़ करेंगे, आप अपना काम चूज़ करेंगे, प्रोजेक्ट चूज़ करेंगे, तो उसमें उस डिटेल में चला जाता है। बट यूजुअली ये होता है कि जो अगर आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं, अगर आप मतलब जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं,
तो जो आपका पहला प्रोजेक्ट होता है वो यूजुअली सिंपलर प्रोजेक्ट होता है, क्योंकि गाइड भी चाहता है कि पहले आप थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लें, आपको पता चल जाएगी फील्ड के बारे में थोड़ा बहुत, आप अपना पढ़ाई वढ़ाई करें फील्ड के बारे में। तो वो प्रोजेक्ट ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, तो स्टार्ट आपका सिंपल होता है। तो यूजुअली जो आपका पहला पेपर होगा वो ज़्यादा मतलब आपकी फील्ड का बहुत कॉम्प्लिकेटेड पेपर नहीं होगा, वो कोई ऐसा काम होगा जो आप कर सकते हैं और वो काम आप करते करते काफ़ी अपनी फील्ड के बारे में सीख भी लेंगे। तो डिपेंड करता है वो तो, अब आप कौन सी फील्ड में हैं, आपके गाइड कौन है, उनका वे ऑफ थिंकिंग क्या है, बट यूजुअली ये ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं होती है। अच्छा नुमान जी, तो ये आप थोड़ा क्राइटेरिया बता दोगे कि आप मिनिमम क्या कितना पेपर्स पब्लिश करो कि आपको पीएचडी मिल सकता है? तो मिनिमम तो एक है, मिनिमम क्राइटेरिया एक है, लेकिन उसमें यही बात हो जाती है कि अगर आपका सिर्फ एक ही पेपर है तो फिर आप जब आगे अप्लाई करेंगे पोस्ट डॉक के लिए और आगे कोई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, तो वहाँ आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपके कंपटीशन में और भी लोग रहेंगे जिनके एक से ज़्यादा पेपर हैं। तो यूजुअली हम क्या वेट कर लेते हैं कि जब तक 2-3 डिपेंडिंग ऑन आप, अब कुछ फील्ड में जो है ज़्यादा पेपर आप पब्लिश कर सकते हो जल्दी, जैसे थियोरेटिकल फिजिक्स में आपके बहुत ज़्यादा पेपर नहीं आते हैं बहुत जल्दी, एक एक पेपर में टाइम लगता है, तो वो आपकी फील्ड पे भी डिपेंड करेगा। बट एक पेपर में यूजुअली आप आगे अप्लाई करोगे तो आपको दिक्कत होगा, तो आपको यूजुअली थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए कि जब तक आप सबमिट करो आपके कम से कम मल्टीपल पेपर हों, तो उसके बाद आपका आगे का लाइफ आसान हो जाता है। ओके, तो नुमान जी फिर जैसे अगर पेपर्स वगैरह पब्लिश कर लेते हैं तो जब अब जो पीएचडी की जो 5 साल की लाइफ है वो इतनी आसान नहीं होती होगी, अप्स एंड डाउन्स आते होंगे, तो जब आप 5 साल में कभी डिप्रेशन में जाते होंगे इतने लंबे टाइम में, कभी ना कभी तो होता होगा, कभी गाइड से झगड़ा होता होगा, या कभी आपके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, या जो आप करना चाह रहे हो वो काम हो नहीं पा रहा है, जो रिजल्ट आप लाना चाह रहे हो वो आ नहीं पा रहा है, तो उस टाइम आप उस डिप्रेशन को कैसे हैंडल करते हो? हाँ, तो ये असल में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो भी इंसान यहाँ पीएचडी, यहाँ मतलब कहीं भी पीएचडी करने जाएगा, 5-6 साल स्पेंड करोगे आप एक काम पे, तो ये आपके साथ होना ही है, ये आपके साथ होगा ही। तो मेरे हिसाब से 2 चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए पीएचडी के साथ साथ, जिससे आप डिप्रेशन हो या आपका जो फ्रस्ट्रेशन है, आपका काम नहीं हो रहा है, आप कहीं फंस गए हैं, तो ये सब हैंडल करने के लिए एक चीज़ ये है कि आपके पास जो है बाकी और एक्टिविटीज़ होनी चाहिए पीएचडी लाइफ के बाहर। तो इससे मेरा मतलब ये है कि जैसे आप अगर स्पोर्ट्स खेल रहे हो, या फिर आप ट्रैकिंग कर रहे हो, या आप कुछ लिख रहे हो, कविता लिख रहे हो, कुछ और लिख रहे हो, तो ये इस टाइप की आपकी और एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। क्योंकि जब आपका पीएचडी काम ठप होगा, जब आपका गाइड से प्रॉब्लम चल रहा होगा, जब आपका पेपर नहीं जा रहा होगा, जब आपका कहीं और फंसा होगा, तो ये सारी चीज़ें ही आपके दिमाग को रिलैक्स करेंगी। अगर आप ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आप और कुछ फिर सोच नहीं पाओगे, आपका दिमाग जैम हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि आपका जो यहाँ पे फ्रेंड सर्कल बनेगा, अब वो चाहे यहाँ फ्रेंड सर्कल हो या आपकी फैमिली हो, या आप जैसे भी आप सोशलाइज करते हो, लेकिन अगर आपके पास लोग नहीं हैं आसपास, तो भी आप काफ़ी आइसोलेटेड हो जाते हो, और ये सब प्रॉब्लम्स बहुत सीरियस आपको फिर लगने लग जाएंगी, और इससे बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये 2 चीज़ें पीएचडी लाइफ के साथ साथ होनी बहुत ज़रूरी हैं। ओके, अगर आपको डिप्रेशन से बाहर जाना है तो मतलब आपका फ्रेंड सर्कल थोड़ा बड़ा होना चाहिए, रेगुलरली बड़ा होना भी ज़रूरी नहीं है, बात यह है कि आपके क्लोज फ्रेंड होने चाहिए, भले ही आपके 3-4 ही क्लोज फ्रेंड हो, बट वो होने चाहिए सपोर्ट के लिए। जब आपका हालत ख़राब हो, आपका काम ठीक नहीं चल रहा हो, या जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, तो अगर आपके पास सपोर्ट के लिए कोई नहीं है, भले वो फ्रेंड्स ना हो, फैमिली हो, कई लोग जैसे फैमिली के साथ रहते हैं, तो अगर वो फैमिली भी वो काम कर रही है तो भी ठीक है, लेकिन कोई ना कोई सपोर्ट के लिए, मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ। ओके, तो पीएचडी में जैसे अगर पब्लिकेशंस वगैरह जब पब्लिश हो जाती हैं, उसके बाद जो फाइनल डिफेंस होता है वो किस तरह का होता है आरआरआई के अंदर? तो डिफेंस का फॉर्मेट ये होता है कि पहले आप अपना थीसिस सबमिट करेंगे, उसके बाद एक आप प्री डिफेंस टॉक देंगे, जिसमें कि आप वो ओपन टॉक होता है, तो सब लोग अटेंड कर सकते हैं आपके डिपार्टमेंट के, या और जो भी आजकल तो सब ऑनलाइन है, तो आप लिंक किसी को भी भेज सकते हैं। तो ये 1 घंटे का टॉक होता है, तो इसमें आप अपने थीसिस को ब्रीफली 1 घंटे में एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद जो मेन डिफेंस होता है उसमें 2 आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर होंगे, और ये एग्जामिनर्स ने ऑलरेडी आपका थीसिस पढ़ लिया होगा, मतलब उनको आपने थीसिस ऑलरेडी भेजा है, तो उन्होंने आपको कमेंट्स भी दिए हैं थीसिस पे। तो ये कमेंट्स आप मेन जो आपका डिफेंस होगा, डिफेंस का मतलब है 1 घंटे का एक प्रेजेंटेशन होता है, तो वो प्रेजेंटेशन में आपके सुपरवाइज़र होंगे और बाकी लोग भी होंगे, और ये 2 एग्जामिनर भी होंगे।
तो ये एग्जामिनर जो हैं, जो उन्होंने कमेंट भेजे हैं या जो आपकी प्रेजेंटेशन के बेसिस पे फिर वो लोग क्वेश्चंस वगैरह आपसे करेंगे, डिस्कशन चलेगा। तो इस प्रोसेस को डिफेंस बोलते हैं, और यूजुअली डिफेंस में वही थीसिस पे आपके और टॉक के ऊपर डिस्कशन चलता है, और उसके बाद फिर वो लोग आपका फाइनल बता देंगे कि आपको पीएचडी के लिए वो लोग अप्रूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अच्छा नुमान जी, तो अगर आप, तो क्या ऐसे चांसेस होते हैं कि आप डिफेंस में मतलब फेल किए जा सकते हो? नहीं, तो ये चांस एक्चुअली बहुत कम होता है, क्योंकि आपके जो एग्जामिनर्स हैं उनको आपने ऑलरेडी अपना थीसिस भेजा हुआ है और उन्होंने उसको कमेंट्स उस पर किए हैं। तो अगर आपके काम में कुछ गड़बड़ है तो उस स्टेज पे आपको पता चल जाएगा यूजुअली। अगर आपको, आपके एग्जामिनर्स को आपके काम से कोई प्रॉब्लम है, सीरियस प्रॉब्लम है, तो उस स्टेज पे आपको यूजुअली फीडबैक मिल जाएगा। तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि अगर गड़बड़ है तो मैं दोबारा टाइम स्पेंड करूँ या दोबारा कोई चीज़ रिपीट करना है, या ये इनफ नहीं है पीएचडी के लिए। तो जब तक आप डिफेंस स्टेज पे आते हैं, जब तक आप प्रेजेंटेशन स्टेज पे आते हैं, आपने ऑलरेडी वो कमेंट्स को हैंडल कर लिया है, आपने आंसर कर दिया है, या आपने अपनी थीसिस में आप उसको एडजस्ट कर दिया है, तो वो स्टेज सिर्फ फॉर्मेलिटी होता है यूजुअली। तो यूजुअली डिफेंस स्टेज पे किसी को दिक्कत नहीं होता है। ओके, तो नुमान जी अभी आप मतलब पीएचडी आपकी हो गई है, आपने यहाँ से काफी कम टाइम में पीएचडी अपनी कंप्लीट की, और अभी आपका कनाडा में पोस्ट डॉक भी हो चुका है, तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक आपको। यू। अभी तो चलो कोविड सिचुएशन चल रहा है, लेकिन ये तो खत्म हो गई, हाँ है ना, हाँ, कुछ उम्मीद दिनों तो बाद। यही है, उम्मीद तो यही। तो हमारी भगवान से बहुत बहुत आपके लिए शुभकामनाएं रहेंगे कि आपकी रिसर्च अच्छी चले, आप लाइफ में अच्छे अच्छे गोल्स अचीव करो। और आपने आज हमारे भाई बहनों को इतना अच्छा जानकारी दी पीएचडी के बारे में, जिसके लिए आपको हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाल के आप यहाँ पे आए। थैंक यू। आपने भी ये काफ़ी अच्छा प्रोग्राम शुरू किया है, वीडियोस ये जो आप बना रहे हैं, सबके एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। तो अभी आप हमारे भाई बहनों को लास्ट में थोड़ा आरआरआई कैंपस के बारे में बताओगे कि वो किस तरह का है, बेंगलोर का वेदर किस तरह का है, जिससे कि वो यहाँ आने के लिए थोड़ी मोटिवेटेड हो सके। तो हाँ, तो बेंगलोर का वेदर तो असल में काफ़ी बढ़िया है। अभी भी हम ये इंटरव्यू ले रहे हैं, बाहर बारिश हो रही है, और आप जानते ही अभी अप्रैल चल रहा है, तो काफ़ी गर्मी का मौसम है, लेकिन यहाँ बारिश हो रही है। तो बेंगलोर में ये बहुत अच्छी बात है कि मौसम बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हो जाता है। तो हमेशा एक अच्छा माहौल रहता है, अच्छा मौसम रहता है, बारिश वारिश होती रहती है। आरआरआई का एक कैंपस जो है काफ़ी छोटा कैंपस है और काफ़ी ग्रीन कैंपस है। तो वहाँ पे मतलब लाइफ काफ़ी रिलैक्स्ड है। एक बहुत अच्छी बात आरआरआई के कैंपस में ये भी है कि आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता है, जैसे आप काफ़ी जगह देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर होता है काम करने का। आरआरआई का माहौल उस तरह से नहीं है, बहुत रिलैक्स माहौल है, आप अपने टाइम से काम कर सकते हैं, आपका काफ़ी आप बाकी एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। एक और बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि क्योंकि बेंगलोर में दूसरे काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं, एनसीबीएस है, आईसीटीएस है, आईएससी है और जेएनसीएसआर है, तो आपका एक साइंटिफिक माहौल काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि आप बाकी इंस्टीट्यूट जा सकते हो, उनकी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हो, काफ़ी टॉक्स वगैरह चलती रहती हैं, काफ़ी मीटिंग्स चलती रहती हैं, तो जो आपका साइंटिफिक एक माहौल बना रहता है उस वजह से। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है आरआई में रहने का। और ओवरऑल तो मैं बोलूँगा कि काफ़ी अच्छी जगह है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे इंटरव्यू देने की और यहाँ पे आने की, तो आप एटलीस्ट आइए, इंटरव्यू दीजिए और खुद देख के जाइए, उसके बाद आपकी अपना डिसीजन है। चलिए, तो ठीक है नुमान जी, अभी इसके साथ ही हम ये कन्वर्सेशन यहाँ पे खत्म करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हाँ, इस इंटरव्यू के लिए आए। थैंक यू।